हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजी टेट, सी टेट या फिर किसी भी स्टेट का टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती आप तभी एग्जाम दे पाएंगे जब आप टेट वगैरह क्वालिफाई होंगे तभी। ठीक है, तो अगर आप टेट के लिए भी क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप टेट क्वालिफाइड हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार से छात्रावास अधीक्षक के भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, किसका, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, वो था, इससे पहले का जो वीडियो है वो अध्याय 1 था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था बाल विकास की अवधारणाएं देखा था। ठीक है, ये हमारा अध्याय नंबर 2 है जिसमें हम बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकता है, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को और कुछ नए प्रश्नों को भी यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेंगे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। किसी भी तरह का डाउट है तो उस डाउट को भी शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आपको खुद भी इस टेस्ट को लगाना है, क्योंकि आप खुद भी थ्योरी पार्ट तो पढ़ ही रहे होंगे, इसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेरे आंसर से मैच करके आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि किसका कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे फैक्चुअल प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं तो आपको आना चाहिए। किसने यह कथन कहा था? स्किनर ने, गेसेल ने, एरिक्सन ने या फिर वाइगोत्स्की ने? किसने कहा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेसेल ने कहा था कि देखिए, अब हम सब भी इसको समझ सकते हैं, आसानी सी बात है। ठीक है, क्या कि जैसे जितने भी व्यक्ति होंगे व्यक्ति समान तो नहीं होते हैं, लेकिन जब बच्चा जो होता है गर्भ से लेके पूरा वृद्धावस्था तक कह लीजिए, ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक, उसका विकास का क्रम जो है वो एक समान होता है। यह गेसेल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ठीक है, जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें जो शिक्षण की जो खेल पद्धति होता है, ठीक है, जो खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, वो किस पर आधारित होता है? शारीरिक शिक्षा एवं कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर? किसके ऊपर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। देखिए, क्योंकि जब छोटे का क्लास में बच्चे जब होते हैं छोटी कक्षाओं में, तो उनको जिस तरह का विकास दिया जाएगा, जिस तरह के उनके मनोविज्ञान को समझते हुए उनको तैयार किया जाएगा, उसी रूप में ढल जाएंगे। आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं कच्चे घड़े के समान होते हैं, उनको जैसा विकास कराया जाएगा, जैसा उसको सिखाया जाएगा वैसे सीख जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण की खेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है निचली कक्षाओं के अंदर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, चाहे आप सी टेट की बात कर लीजिए या सीजी टेट का या किसी भी टेट की बात कर लीजिए, पूछा जाता है। और ये शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने की प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आपको खुद की सोच समझ के अकॉर्डिंग उत्तर देंगे तब भी चल जाता है। ठीक है, कोई जरूर नहीं है कि हर चीज जो है एकदम फैक्चुअल हो। जो फैक्चुअल बात होती है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़े रहेंगे तो उत्तर दे पाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से समझदार हैं, अपना खुद का सेंस का यूज करके कुछ प्रश्नों का भी उत्तर जो है इस सब्जेक्ट का दिया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, अगर शिक्षक जो है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना है तो कौन से माध्यम उनको सहायता करता है? शिक्षकों को शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में? किस माध्यम से शिक्षक जो है पहचान कर पाते हैं बच्चों के विकास के सिद्धांत को? बताइए, इसका क्या आंसर जो है सही होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली। अधिगम मतलब लर्निंग होता है। ठीक है, जो शिक्षार्थी होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनका अलग अलग जो लर्निंग स्किल होता है उसको प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षक जो है शिक्षकों की सहायता करता है। ये पार्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है आप सभी के लिए, मानव विकास
कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? ठीक है, हम क्योंकि ये चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, क्या मानव विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न ऐसा लाऊंगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि कौन सा मानव विकास या फिर बाल विकास के सिद्धांत पर नहीं है या सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न है मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट तो। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये चारों में से कौन सा ऐसा है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता, कौन सा सिद्धांत नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी। ठीक है, प्रतिवर्ती, ये जो है मानव विकास के सिद्धांत नहीं है। बाकी अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट है, निरंतरता है, ये तीनों जो है मानव विकास का सिद्धांत है लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। पांचवा प्रश्न आप सभी के लिए कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने देखा भी होगा कई बार से, क्योंकि अगर आप बीएड किए होंगे तो कई सारे स्कूल में तो आप पढ़ाने गए होंगे, तो टीचिंग करते समय देखे होंगे कुछ बच्चे तो हैं ध्यान से अध्ययन कर रहे होते हैं लेकिन कुछ लोग इधर उधर भटकते रहता है उनका मन। तो अगर वो चित्तवृत्ति में नहीं है, अध्ययन करने के उस समय कर नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन करने के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें अन्यथा आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ों को बताएंगे? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर तो आप ठीक समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि अगर आप वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक का गुण रखते हैं तो आपको पता होगा कि विद्यार्थियों को कैसे हैंडल करना है, कब उनको कैसे समझाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर विद्यार्थी जो है उसका चित्तवृत्ति नहीं है, मन नहीं लग रहा है पढ़ने, मतलब वो बोर हो रहा है, तो बोर होना है तो आपको अपना सिलेबस भी पढ़ाना है, तो कैसे अपने सिलेबस को रुचिपूर्ण बना के अपने विषय को उनके सामने रखेंगे ताकि वो इंटरेस्ट ले सके। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? ठीक है, मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, शरीर का अध्ययन करना या फिर व्यवहार का अध्ययन करना, किसको कहते हैं वो बताइए। ठीक है, तो व्यवहार का अध्ययन करना ही आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी जो है क्या आता है? व्यवहार का अध्ययन करना आता है। ठीक है, बिहेवियर का स्टडी करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और ये आसान सा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम सातवां प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद है आपका भी साथ साथ सही हो रहा होगा। ठीक है, सातवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि बच्चों के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, तीसरा है विकल्प विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या फिर उपरोक्त में से कौन सा है? कोई सा नहीं। क्या इसका सही आंसर है आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत का नाम याद रखिएगा, विकास का शीर्षस्थ सिद्धांत। शीर्षस्थ सिद्धांत में क्या होता है? विकास या डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से? सिर से, और कहाँ तक? पैर तक होता है। ठीक है, इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये 1 लाइनर है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, इससे पहले पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, और ऐसे ही 2-3 प्रश्न अभी और आएंगे, तो ये तीनों प्रश्नों को आप एक जगह रख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछा है इस बार। विकास, पहला ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, दूसरा सभी की विकास दर समान होती है, तीसरा हम विकास हमेशा रेखीय होता है, और चौथा यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत एक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। और ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया समान हो सकती है, लेकिन विकास की अगर दर की मैं बात करूंगा तो एक समान से नहीं। 2 बच्चों को अगर एक ही क्लास में देखे होंगे तो सभी क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं, सभी विद्यार्थी होती है, उनमें समान रूप से विकास नहीं होता। ठीक है, विकास का दर अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, या फिर कुछ लोग सीखते ही नहीं। मतलब रेट जो होता है विकास का, डेवलपमेंट का रेट, वो एक समान नहीं होता है। चलिए 9वां प्रश्न है हमारे लिए कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ठीक है, अगर मतलब कहना है आपका, यहां से प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि संकल्पनाओं के व्यवस्थित प्रस्तुति के आधार पर होता है। बताइए,
विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है, या फिर विद्यार्थी भिन्न दरों से विकसित होते हैं, या फिर विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि संकल्पनाओं पर आधारित या फिर संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति के आधार पर जो विकास होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, क्योंकि उसमें मैं बताया हूं कि जो विकास होता है कौन कौन सी अवस्थाओं से होके गुजरता है। ठीक है, डायरेक्ट ही विकास नहीं होता, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। दूसरा, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तीसरा विकल्प है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और चौथा, खेलने संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। एक खेलने नहीं होगा, एक खेलना होगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बताना कि कौन सा कथन है। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, ये दोनों जो है सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, चाहे खेलना हो, संज्ञान लेना हो। अगर आप इसमें निपुण हैं तो सामाजिक दक्षता आपके लिए एक सोशल बिहेवियर आपके अंदर आने लगता है। जब तक आप खेलेंगे नहीं, फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप एक सोशल पर्सनल बन ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर खेलने की भावना विकसित होना चाहिए, ग्रुपिंग की भावना विकसित होना चाहिए, ताकि एक सोशल पर्सन वो बन सके। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। सामाजिक दक्षता अगर किसी के अंदर डेवलपमेंट करना है तो उनके खेलना और संज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 10वें प्रश्न के लिए। चलिए 11वां प्रश्न आप सभी के लिए कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ठीक है, बताइए कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, या फिर प्रशासक का, किसका है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बालक का ही है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो बताइए कि हम किसकी बात करेंगे, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का तो नहीं करेंगे, हम बालक की बात करेंगे। ठीक है, मतलब बाल विज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान कौन रखता है, बालक ही है, क्योंकि बालक को ही सीखना है, उसे ही विकसित होना है और समाज के लिए आगे भविष्य बनना है। तो मेन स्थान, मुख्य स्थान किसका रखा जाना चाहिए, बालकों का रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। चलिए 12 नंबर का प्रश्न, 12वां प्रश्न है, 12th नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बाल विकास नहीं, एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बाल विकास, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ये तीसरा प्रश्न है इस टाइप का। ठीक है, पहला है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। दूसरा विकल्प है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सी है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। और चौथा, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। कौन सा इसमें सही आंसर है आपको ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विकास जो है परिपक्वन मतलब मैच्योरिटी तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विकास जो है किसके किसके बीच में, परिपक्वन, मैच्योरिटी और अनुभव, एक्सपीरियंस, इन दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन, ठीक है, या फिर कह लीजिए अन्योन्य क्रिया की वजह से ही घटित होता है। विकास या विकसित तभी किसी को माना जाएगा जब उसके अंदर मैच्योरिटी आएगा, एक्सपीरियंस होगा, तब जाके विकसित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है उससे संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है। निरंतरता का विकास सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिकता का सिद्धांत, कौन सा इसमें सही आंसर है बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आता। ठीक है, बाकी निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये तीनों इनसे सिद्धांतों से संबंधित है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न,
14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर उसी टाइप का प्रश्न है, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, ये सभी जो है पूछा गया है ना, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक नए एग्जाम में आने की चांसेस रहती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर पैटर्न का सिद्धांत। कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं होता। ठीक है। 15वां प्रश्न, 15 नंबर का प्रश्न है, विकास कभी न कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी न समाप्त होने वाली, ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, विकास हमेशा चलते रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास जो है होते ही रहता है, इसीलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन बात आती है, ये कौन सा सिद्धांत ऐसा कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत। कौन सा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, नाम नहीं पता चल रहा है, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया, निरंतरता का सिद्धांत, विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। तो ये हमारा इस अध्याय का 16वां और आखिरी प्रश्न होगा, जो कि पर्याप्त है 16 प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इस तरह का चौथा प्रश्न हमारा ये आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि बाकी जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तीनों विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 16 प्रश्नों को देखा अध्याय 2 का। अध्याय 2 था क्या, तो बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, 16 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। शिक्षक भर्ती की आप सभी को पता है कि 33,000 से भी ऊपर पोस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजी के अंदर, जो तैयारी कर रहा है शिक्षक का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये मौका खोए नहीं। अगर आपका टेट कंप्लीट है, बीएड कंप्लीट है, तो आप पूरा इसमें जीव जान झोंक दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए, हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने के लिए, या भी जितने भी आगामी परीक्षा सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का भी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे।